नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट नीति दुनिया के कई क्षेत्रों में संकट पैदा कर सकती है। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस फैसले पर चिंता जाहिर की है जिसमें उन्होंने अमेरिका की ओर से की जाने वाली विदेश सहायता को रोकने का फैसला किया है। सोमवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एंटोनियो गुटेरेस के प्रवक्ता ने कहा कि ट्रंप प्रशासन की नीतियों को चिंता के साथ देखा जा रहा है। गुटेरेस के प्रवक्ता ने कहा कि अमेरिका से उन्होंने दुनिया भर के सबसे कमजोर समुदायों के विकास और उत्थान के लिए दी जाने वाली मदद को जारी रखने की अपील की है। दुजरिक ने कहा कि अमेरिका दुनिया में सबसे ज्यादा सहायता देता है और कई समुदायों का जीवन और आजीविका इस सहायता पर निर्भर है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि अभी हम ये देखने में लगे हैं कि ट्रंप के फैसले का असर किस तरह का पड़ेगा और इसका क्या मतलब है। बता दें, ट्रंप ने दुनिया के सभी देशों के लिए मदद का दरवाजा पूरी तरह बंद कर दिया है। इससे पूरी दुनिया में खलबली मच गई है। यहाँ तक कि भारत में इस बात को लेकर चर्चा है। भारत में अमेरिकी मिशन ने यह सुनिश्चित करने के लिए एक समीक्षा शुरू कर दी है कि मौजूदा फंड पर कार्यकारी आदेशों का कितना असर पड़ेगा। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार इससे पर्यावरण, स्वास्थ्य और भारत में अमेरिकी दूतावास और USAID द्वारा दशकों से चलाए जा रहे ऐसे अन्य कार्यक्रमों पर असर पड़ने की संभावना है। बता दें, भारत में अमेरिका के फंड से पर्यावरण, स्वास्थ्य और कई अन्य क्षेत्रों में काम होता है जिस पर सीधा असर होगा। पीएम मोदी ने कल अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से बात की, लेकिन बातचीत के दौरान ट्रंप ने जो कहा उससे भारत की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ट्रंप ने पीएम मोदी से कहा कि भारत अमेरिकी सुरक्षा उपकरण और खरीदे। ट्रंप ने यह भी कहा कि अमेरिका और भारत के बीच द्विपक्षीय व्यापार उचित तरीके से होना चाहिए। यानी ट्रंप चाहते हैं कि व्यापार घाटा अमेरिका का नहीं होना चाहिए। बता दें, ट्रंप के सत्ता में आने के बाद दोनों नेताओं के बीच ये पहली बातचीत है। व्हाइट हाउस का कहना है कि दोनों नेताओं के बीच ठोस बातचीत हुई। पीएम मोदी के व्हाइट हाउस आने की योजना पर भी बातचीत हुई। व्हाइट हाउस ने अपने बयान में पहली बार आधिकारिक रूप से पीएम मोदी के आने के संकेत दिए। बता दें, ट्रंप ने मोदी को व्हाइट हाउस आमंत्रित किया है, लेकिन रणनीतिक साझेदारी को लेकर कुछ शर्तें भी लगा दी हैं। ट्रंप ने अमेरिकी रक्षा उपकरण खरीदने पर जोर दिया है और द्विपक्षीय व्यापार को संतुलित करने के लिए कहा है। वहीं भारत के खिलाफ ट्रंप की टैरिफ धमकी को लेकर भारत के पूर्व विदेश सचिव कमल सिब्बल ने लिखा है कि ट्रंप भारत पर टैरिफ लगाते हैं तो ये अमेरिका की आर्थिक दादागिरी होगी। अमेरिका की अर्थव्यवस्था भारत से बहुत बड़ी है। अमेरिका की अर्थव्यवस्था 29 ट्रिलियन डॉलर की है, जबकि भारत की महज 4 ट्रिलियन डॉलर की है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत, चीन और ब्राजील जैसे देशों को टैरिफ की धमकी दी है। उन्होंने कहा कि हम बाहरी देशों और बाहरी लोगों पर टैरिफ लगाने जा रहे हैं जो वास्तव में हमें नुकसान पहुंचा रहे हैं। ट्रंप ने कहा कि उनका इरादा हमें नुकसान पहुंचाने का है, लेकिन वो मूल रूप से अपने देश को अच्छा बनाना चाहते हैं। ट्रंप ने कहा कि चीन एक जबरदस्त टैरिफ मेकर है और भारत और ब्राजील और कई बाकी देश ऐसे हैं। इसलिए अब हम ऐसा नहीं होने देंगे क्योंकि अमेरिका को पहले स्थान पर रखने जा रहे हैं। ट्रंप ने कहा कि इनके टैरिफ अमेरिका को नुकसान पहुंचाते हैं और इसलिए अमेरिका में पैसे लाने के लिए हम बाकी देशों पर टैरिफ लगाएंगे। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल के यमुना नदी में बीजेपी सरकार के द्वारा जहर मिलाए जाने के बयान पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने उन्हें चुनौती दी है। सैनी ने कहा कि वो अपने बयान के लिए हरियाणा और दिल्ली के लोगों से तुरंत माफी मांगे, नहीं तो हम उनके खिलाफ मानहानि का केस करेंगे। इस पर केजरीवाल ने कहा है कि केस करना है तो कर दो, वैसे भी कोई कसर छोड़ी है क्या? जेल भेज दिया, अब क्या फांसी पर चढ़ाओगे? बता दें, केजरीवाल ने कहा है कि हरियाणा सरकार यमुना के रास्ते दिल्ली आने वाले पानी में जहर मिला रही है। वहीं बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा है कि केजरीवाल जैसा आरोप तो पाकिस्तान ने भी युद्ध में भारत पर नहीं लगाया था। 5 फरवरी को दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर वोटिंग है। इसके लिए बीजेपी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस समेत सियासी दल जमकर प्रचार अभियान में जुटे हैं। इस बीच दिल्ली चुनाव में दावेदारी कर रहे उम्मीदवारों में सबसे अमीर कैंडिडेट्स की लिस्ट सामने आई है। दिल्ली चुनाव में बीजेपी के करनैल सिंह सबसे अमीर उम्मीदवार हैं। उनके पास 259 करोड़ रुपए की संपत्ति है। ये जानकारी चुनाव विश्लेषण करने वाली संस्था ADR ने दी है। ADR के मुताबिक दिल्ली चुनाव में 5 उम्मीदवार ऐसे हैं जो अरबपति हैं। बता दें, दिल्ली चुनाव से पहले जारी ADR की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि धनी उम्मीदवारों की संख्या के मामले में भाजपा सबसे आगे है। कुल 699 प्रत्याशियों में से 5 अरबपति हैं, जिनमें से 3 भाजपा के हैं और एक उम्मीदवार कांग्रेस व आम आदमी पार्टी के हैं। इस सबसे दागी उम्मीदवारों में सबसे अधिक आम आदमी पार्टी के हैं, 63% हैं, कांग्रेस के 41% हैं और भाजपा के 29% हैं।
दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी माहौल गर्म हो गया है और कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी अब दिल्ली में चुनावी प्रचार में जुट गए हैं। मंगलवार को राहुल गांधी ने पटबड़गंज और ओखला में चुनावी रैलियों को संबोधित करने का कार्यक्रम तय किया। बता दें, इन रैलियों से पहले उन्होंने दिल्ली स्थित वाल्मीकि मंदिर का दौरा किया, जहां उन्होंने पूजा अर्चना की। इस दौरान राहुल गांधी ने मंदिर में श्रद्धा से दर्शन किए और वंचित वर्गों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया। वाल्मीकि मंदिर से निकलने के बाद राहुल गांधी नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र पहुंचे, जहां उन्होंने दिल्ली बस्ती में महिलाओं से मुलाकात की और उनके मुद्दों पर संवाद किया। यह कदम राहुल गांधी के जमीनी स्तर पर राजनीति करने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि वो चुनावी मैदान में उतरने से पहले ही लोगों से सीधे जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। उनका ये संवाद दलित समुदाय के अधिकारों और उनकी चुनौतियों को लेकर जागरूकता फैलाने के लिए अहम माना जा रहा है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी है। उन्होंने कहा कि केंद्र में बैठी बीजेपी सरकार कुछ अरबपतियों के लिए सरकारी खजाने से पैसा लूट रही है। दूसरी ओर मध्य वर्ग के लोग महंगाई और बेरोजगारी से जूझ रहे हैं। इसलिए मैंने प्रधानमंत्री से अनुरोध किया है कि किसी भी अरबपति का कर्ज माफ न किया जाए। इस बारे में एक कानून बनाया जाना चाहिए। अरबपतियों का कर्ज माफ करना बहुत बड़ा स्कैंडल है। अगर अरबपतियों को कर्जा माफ करना बंद हो गया तो जीएसटी और इनकम टैक्स की दरें आधी हो सकती हैं। फूड आइटमों पर जीएसटी खत्म की जा सकती है। अरविंद केजरीवाल ने हाल के दिनों में मध्य वर्ग के वोटरों पर फोकस किया है। उन्होंने कहा था कि अगर दिल्ली में चौथी बार आम आदमी पार्टी की सरकार बनी तो मिडिल क्लास को टैक्स में राहत दी जाएगी, क्योंकि इस वर्ग को एटीएम बना दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली दंगों के आरोप में जेल में बंद ताहिर हुसैन को चुनाव प्रचार के लिए कस्टडी पैरोल दे दी है। ताहिर हुसैन दिल्ली विधानसभा चुनाव में मुस्तफाबाद सीट से एआईएमआईएम के उम्मीदवार हैं। उन्हें 29 जनवरी के 3 फरवरी तक यानी 6 दिनों की कस्टडी पैरोल मिली है। लाइव लॉ वेबसाइट के मुताबिक ताहिर हुसैन को जेल मैनुअल के मुताबिक दिन के समय में 12 घंटों के लिए जेल से बाहर निकलने का मौका दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक ताहिर हुसैन को जेल से बाहर रहने के दौरान सारे खर्च खुद उठाने होंगे, जिसमें पुलिस सुरक्षा पर होने वाला खर्च भी शामिल है। बता दें, 5 साल पहले फरवरी 2020 में दिल्ली के मुस्तफाबाद इलाके में सांप्रदायिक दंगे हुए थे। दिल्ली दंगों में 53 लोग मारे गए थे। ताहिर हुसैन आम आदमी पार्टी के पार्षद थे, जिन्हें बाद में पार्टी ने निलंबित कर दिया था। इन्फोसिस के सह संस्थापक और आईटी उद्योग के दिग्गज एसके गोपाल कृष्णन और भारतीय विज्ञान संस्थान के पूर्व निदेशक बालाराम सहित कुल 18 व्यक्तियों के खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत एक गंभीर मामला दर्ज किया गया है। ये मामला बेंगलुरु के सदाशिव नगर पुलिस थाने में दर्ज किया गया है और ये FIR शहर की सेशन कोर्ट के आदेश पर फाइल हुई है। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि उसे एक फर्जी हनी ट्रैप मामले में फंसाया गया था, जिसके बाद उसे भारतीय विज्ञान संस्थान से न केवल बर्खास्त किया गया बल्कि जातिगत गालियां दी गईं और उसे धमकाया भी गया। शिकायतकर्ता ने यह भी दावा किया है कि उनका धर्म और जाति को लेकर भेदभाव किया गया, जिससे उन्हें मानसिक और शारीरिक कष्ट उठाना पड़ा। इस साल बिहार में चुनाव होने वाले हैं। चुनाव की तैयारी राहुल गांधी अभी से करने लगे हैं। एक यात्रा भी बिहार की कर चुके हैं और अब नीतीश की पार्टी जेडीयू में सेंध लगा दी है। जेडीयू के 2 प्रमुख नेता अली अनवर और भागीरथ मांझी ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। अली अनवर जेडीयू के पूर्व राज्यसभा सांसद हैं और भागीरथ मांझी माउंटेन मैन दशरथ मांझी के पुत्र हैं। दोनों नेताओं के कांग्रेस में शामिल होने से जेडीयू को बड़ा झटका लगा है। जेडीयू के नेता के अलावा कांग्रेस ने 5 और लोग भी शामिल किए हैं। इन 5 शख्सियतों में बीजेपी की पूर्व राष्ट्रीय प्रवक्ता निखत अब्बास और आम आदमी पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय प्रवक्ता निशांत आनंद, बिहार में अखिल भारतीय प्रजापति कुमार संघ के राज्य अध्यक्ष मनोज प्रजापति, देश के मशहूर हार्ट सर्जन और पद्मश्री से सम्मानित डॉक्टर जगदीश प्रसाद और प्रसिद्ध लेखक फ्रैंक हुजूर शामिल हैं। बिहार की राजनीति में अब बवाल हो गया है। भागलपुर के गोपालपुर विधानसभा के जदयू विधायक गोपाल मंडल ने बीजेपी नेता को भगा दिया। दरअसल नवगछिया में आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल हुए गोपाल मंडल अपने लिए कुर्सी की सही व्यवस्था नहीं होने का आरोप लगाते हुए भड़क उठे। गुस्से से तिलमिलाए गोपाल मंडल ने समारोह में तमाम मर्यादाओं को भूलते हुए अमर्यादित शब्दों का भी इस्तेमाल किया। वहीं भाजपा जिला अध्यक्ष को उन्होंने पहली लाइन में अपने बराबर नहीं बिठाने दिया और जबरन पीछे भेज दिया। हालांकि भाजपा भी विधायक और जदयू पार्टी पर अब हमलावर है। 29 जनवरी को मौनी अमावस्या है। उससे पहले बड़ी संख्या में लोग प्रयागराज महाकुंभ पहुंच रहे हैं। लोगों को 15-20 किलोमीटर तक पैदल तक चलना पड़ रहा है, लेकिन योगी सरकार ने वीवीआईपी के लिए अलग व्यवस्था की है। पुल बंद कर दिए जा रहे हैं उनके लिए, जिसके कारण आम आदमी परेशान है। पुलिस उनको रोक रही है तो उनसे भिड़ जा रहे हैं।
लोग महाकुंभ में वीआईपी कल्चर से बहुत परेशान हैं। योगी और शाह को जमकर सुना रहे हैं। महिलाएं रो रो कर कह रही हैं कि अगर वीआईपी को ही पहुंचाना है तो हमको मना कर देते, हम आते ही नहीं। महिलाएं, पुरुष, बुजुर्ग सब गुस्से में हैं। लोगों का कहना है कि इतिहास में सबसे बुरी व्यवस्था इस महाकुंभ में की गई है। सिर्फ कनेक्शन वाले लोग ही पहुंच पा रहे हैं। आम आदमी को संगम पहुंचने ही नहीं दिया जा रहा है। कहा जा रहा है कि जहां पानी दिखे वहीं नहा लो। दिल्ली से सटे हरियाणा में गौ तस्करी के संदेह में एक शख्स की लिंचिंग कर दी गई है। रिपोर्ट है कि पलवल में 4 दिन पहले भीड़ ने 2 लोगों की इस संदेह में पिटाई कर दी कि वे हत्या के लिए गाय ले जा रहे थे। पिटाई के 1 दिन बाद एक शख्स की इलाज के दौरान मौत हो गई थी। मृतक की पहचान भूड़पुर निवासी यूसुफ के रूप में हुई है। इस मामले में 2 एफआईआर दर्ज की गई हैं। एक में तो गौ तस्करी का आरोप लगाया गया है, जबकि दूसरी एफआईआर मृतक के परिजनों ने दर्ज कराई है और इसमें हत्या का आरोप लगाया गया है। डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख और बलात्कार मामले में दोषी ठहराए गए गुरमीत राम रहीम को 30 दिन की पैरोल फिर मिल गई है। राम रहीम हरियाणा में रोहतक की सोनाली जेल में बंद है। इससे पहले राम रहीम को पिछले साल अक्टूबर में पैरोल मिली थी। इस दौरान 20 दिनों की मिली थी। बता दें, गुरमीत राम रहीम को अपनी 2 शिष्याओं के बलात्कार के मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद 2017 में 20 साल की जेल की सजा सुनाई गई थी। मालूम हो कि मोदी सरकार एक देश एक चुनाव कराने की बात करती है। हालांकि अगर ऐसा हुआ तो इससे ये फायदा होगा कि राम रहीम को एक बार ही पैरोल मिल पाएगी, क्योंकि चुनाव के दौरान हर बार उसको बेल मिल जाती है। किसानों की मांगों को लेकर आमरण अनशन कर रहे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि सरकार किसानों से बातचीत के लिए तैयार हो गई है। उन्होंने कहा कि वो चाहते हैं कि 30 जनवरी को यहाँ अरदास की जाए ताकि मोर्चे की जीत हो। ये सब भगवान की मर्जी से हुआ है। डल्लेवाल ने कहा कि 12 फरवरी को यहाँ किसानों का जमावड़ा हो, ऐसा हम चाहते हैं, क्योंकि 14 फरवरी को बैठक है। 14 तारीख की मीटिंग में मैं रहना चाहता हूँ, अगर मेरा स्वास्थ्य इजाज़त दे। बता दें, किसान एमएसपी के लिए कानूनी गारंटी देने की मांग को लेकर यहाँ धरना दे रहे हैं। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने कहा है कि वो तब तक अपना अनशन नहीं तोड़ेंगे जब तक कि किसानों की मांगें पूरी नहीं हो जाती। संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू होगा। बजट सत्र शुरू होने से पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करेंगी। बजट सत्र 4 अप्रैल को खत्म होगा। बजट सत्र के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आम बजट पेश करेंगी। आम बजट 1 फरवरी को पेश हो सकता है। निर्मला सीतारमण लगातार 8वीं बार बजट पेश करेंगी। इससे पहले आर्थिक सर्वे पेश किया जाएगा। बजट सत्र का दूसरा हिस्सा 10 मार्च से 4 अप्रैल। चीन के एआई बॉट डीपसीक की लॉन्चिंग ने अमेरिकी टेक कंपनियों में खलबली मचा दी है। कम लागत में तैयार इस एआई बॉट की लॉन्चिंग के बाद अमेरिकी शेयर बाजार में कई बड़ी टेक कंपनियों के शेयरों की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई। सबसे बड़ा झटका दिग्गज चिप मेकर कंपनी एनवीडिया को लगा। कंपनी के शेयर में गिरावट की वजह से इसे $500 अरब से भी ज्यादा का नुकसान उठाना पड़ा। ट्रंप ने भी चीनी स्टार्टअप डीपसीक को लेकर चेतावनी देते हुए कहा कि अमेरिका की टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री के लिए सचेत हो जाने वाला लम्हा है। चीन ने अमेरिका में खलबली तो मचा दी है। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।